अभिमन्यु और प्रीति गोदाम में फंस गए थे। कुलदीप का भेजा आदमी अभिमन्यु को मारने की फिराक से आया था, लेकिन अभिमन्यु को सतर्क करने के चक्कर में प्रीति भी इस मुसीबत में फंस गई थी। प्रीति ने गलती से सरिया उस आदमी की जगह अभिमन्यु को मार दिया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उस आदमी ने पहले प्रीति पे हमला किया और फिर अभिमन्यु पर। दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उस आदमी ने जब कुलदीप से पूछा क्या करना है, तो उसने दोनों को मार देने का आदेश दिया। वो आदमी प्रीति और अभिमन्यु को घसीटते हुए एक बड़े से अनाज के ट्रक के पास ले गया। उसने दोनों को बड़ी मुश्किल से उस अनाज के ट्रक में डाला और बंद कर दिया। तुरंत ही उसने कुलदीप को फ़ोन लगाया और थोड़ी देर बाद कहा, ऐसी जगह पहुंचाया है उन्हें कि दोनों कल का सूरज भी नहीं देखेंगे, घुट घुट कर मर जाएंगे, और उसके बाद उनकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा जहां से हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। कुलदीप ने फ़ोन पर उसे शाबाशी देते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब किसी का भी शक हम तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारा राज एकदम महफूज रहेगा। तुम्हें इस काम के कल तक पैसे मिल जाएंगे, और हाँ, थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। उस आदमी ने ये सुनकर फ़ोन काट दिया और गोदाम का दरवाज़ा बंद करके निकल गया। अनाज के ट्रक के अंदर घुप अंधेरा था। कुछ देर बाद अभिमन्यु को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हुआ जहां उस पर वार किया गया था। अभिमन्यु की पीठ में कुछ चुभ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी छोटी सी जगह में बंधा है। वो अब चौकन्ना हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी थी और खुल नहीं रही थी। अचानक अभिमन्यु को महसूस हुआ कि उसके पास कोई और भी है। उसे महसूस हुआ कि उसके पास वाला बदन किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी औरत का है। उसने रूखी सी आवाज़ में कहा, प्रीति, प्रीति तुम ठीक हो? प्रीति अब भी बेहोश थी। अभिमन्यु को कोई जवाब नहीं मिला। वो घबरा गया और उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसने सोचा, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, वरना हम ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। वो अपने बंधे हाथ खोलने की कोशिश करते हुए ट्रक को अपने हाथों से पीटने लगा। तभी प्रीति होश में आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका सिर भी दर्द कर रहा था। ट्रक में अंधेरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई था और वो ज़ोर से चिल्लाई। अभिमन्यु को राहत मिली कि प्रीति ठीक है। उसने फ़ौरन सख्ती से कहा, बंद करो चिल्लाना, जब देखो चिल्लाती रहती हो। प्रीति अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर हैरान हो गई और गुस्से से बोली, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ कैद हूँ। अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा, मेरी वजह से? ओह हेलो मैडम, तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने उस आदमी को मारने के बजाय मुझ पर मेहरबानी कर दी थी। ये सुन प्रीति को गुस्सा आ गया और वो चीखी, अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें मारा, तुम इसी लायक हो। कब से बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन नहीं, तुम हो कि सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुन लेते तो हम यहाँ सड़ नहीं रहे होते। अभिमन्यु गुस्से से बोला, जिस दिन तुम्हें देखा था उसी दिन से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था। प्रीति भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने भी उसी लहजे में कहा, पता नहीं कौन से कर्मों का फल भगवान मुझे दे रहा है कि तुम जैसे आदमी से पाला पड़ा है। ये कहकर प्रीति अभिमन्यु से उस ट्रक में थोड़ा दूर सरक कर बैठ गई और चिल्लाने लगी, कोई है? मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, कोई तो सुनो मेरी आवाज़, हेल्प। अभिमन्यु ने चिढ़कर अपने कंधे से अपने कान बंद करने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा सिर फटा हुआ है, अब तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान भी फट जाएंगे। अभिमन्यु ने फिर गुस्से से कहा, अपनी अकल लगाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज़ कौन सुनेगा? हम गोदाम में इस बड़े से ट्रक में बंद हैं और अगर यही रहें तो घुट घुट कर मर जाएंगे। ये सुनकर प्रीति बेहद डर गई और रोने लगी। अभिमन्यु उसकी रुलाई सुनकर घबरा गया। उसे लगा शायद उसे कहीं चोट लगी है। उसने धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं? प्रीति रोते हुए बोली, मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक गया। प्रीति ने फिर रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती, वरना मरने के बाद भी तुम मेरे साथ होगे और वहाँ भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। प्रीति की ये बेतुकी बातें सुनकर अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वो रोए या हंसे। उसने प्रीति को हैरानी भरी आवाज़ में कहा, लगता है पागलपन तुम्हारी खानदानी बीमारी है, हर कोई बेसिर पैर की बातें करता है।
प्रीति ने गुस्से से अभिमन्यु को कोहिनी मारी। अभिमन्यु को जोर से लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने भी प्रीति को जोर से कोहिनी मारी। प्रीति उसे वार्न करते हुए बोली, मुझे एक बार और छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आंखें नोच लूंगी मैं तुम्हारी। अभिमन्यु ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जब हाथ खुले होंगे तब तो तुम आंखें निकाल पाओगी, बेवकूफ़ लड़की। अभिमन्यु एक बार फिर से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हाथों को हिला रहा था। प्रीति को अभिमन्यु का हिलना खल रहा था, क्योंकि वो पहले ही इतनी छोटी जगह में कैद थे और अभिमन्यु एक कीड़े की तरह हिले जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाई, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला। अभिमन्यु चिढ़ गया और ताना मारते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल का आइडिया हो तो बताओ, वरना ऐसे बंधे हुए हाथों से तो हम यहीं सड़ के मरेंगे और फिर मैं तुमको दिन रात सताता रहूँगा। प्रीति को एहसास हुआ कि अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है और फिर वो भी हिल हिल कर अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। बीच बीच में प्रीति और अभिमन्यु के बदन छू जाते थे और उनमें जैसे एक करंट सा दौड़ जाता था, पर दोनों इसे अनदेखा करके अपने हाथ छुड़ाने में लग जाते थे। जहाँ एक तरफ अभिमन्यु प्रीति के साथ एक गोदाम में फंसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ चकिया में दीनदयाल अभिमन्यु को लेकर परेशान दिख रहा था। दीनदयाल ने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन अभिमन्यु का कुछ अता पता नहीं था। दीनदयाल को अंदेशा होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अपने कमरे से निकलकर टीआई दशरथ को इत्तला करने निकल पड़ा। मेन गेट के बाहर उसने आयुषी को परेशान होकर चहलकदमी करते देखा। वो किसी को फ़ोन लगा रही थी। दीनदयाल ने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयुषी बोली, जिज्जी का फ़ोन नहीं लग रहा है। उसने कहा था कि वो किसी काम से चकिया के बाहर जा रही है और 5 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। दीनदयाल ने कहा, फिक्र मत करो, वो बस आती ही होंगी। आयुषी को कुछ तसल्ली हुई। दीनदयाल जल्दी से वहाँ से निकल गया। दशरथ के घर पहुंचकर दीनदयाल ने बेल बजाई। दशरथ ने दरवाज़ा खोला और दीनदयाल को वहाँ देख हैरान रह गया। दीनदयाल ने उन्हें बताया कि अभिमन्यु का कॉल नहीं लग रहा है और उसे डर है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। दशरथ ने उससे तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो दीनदयाल, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आजकल 5G भी इशू दे रहा है, लगता है बहुत जल्द 6G का टाइम आने वाला है। ये कहकर दशरथ अपनी ही बात पर हंस पड़े। दीनदयाल अभी भी उन्हें तनाव से देख रहा था। दशरथ ने एक बार फिर कहा, देखना वो जल्द ही लौटेगा, अभिमन्यु हर हाल में अपनी हिफाजत कर सकता है। तभी अंदर कमरे से दशरथ की पत्नी की आवाज़ आई, कहाँ रह गए आप, जल्दी आइए, कितना काम पड़ा है। दशरथ ने घी से निपोड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहा, आज त्योहार का दिन है, घर में सब आने वाले हैं, आज शाम को मिलते हैं होलिका दहन पर, तब तक अभिमन्यु भी आ जाएगा, फिर बात करेंगे। ये कहकर दशरथ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दीनदयाल परेशान हो गया और खुद से बड़बड़ाया, इस आदमी को कैसे समझाऊं कि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा दिल हमेशा सही कहता है, सरजी जरूर किसी खतरे में है। इधर मुजफ्फरपुर में गोदाम के अंदर एक अनाज के ट्रक में कैद अभिमन्यु ने हाथ पैर मारकर अपने बंधे हाथों को किसी तरह छुड़ा लिया था। प्रीति अब भी इसी कोशिश में लगी थी। अभिमन्यु जल्दी से उठ बैठा और पूरी ताकत लगाकर ट्रक का ढक्कन उठाने की कोशिश करने लगा। प्रीति ने फिर ताना मारते हुए अभिमन्यु से कहा, लगता है मैंने तुम्हारे सिर पर कुछ ज़्यादा ही जोर से मारा था, तुम्हारा दिमाग भी बंद पड़ गया है। अगर तुम मेरे हाथ खोल दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अभिमन्यु उसे गुस्से से घूरने लगा। हालांकि ट्रक में गहरा अंधेरा था। प्रीति को अभिमन्यु की घूरती आंखें महसूस हुई और उसने कहा, मुझे घूरना बंद करो और मेरे हाथ खोलो। अभिमन्यु ने जल्दी से प्रीति के हाथ खोले और उसकी मदद से ट्रक खोलने लगा। आखिर कुछ एक प्रहार के बाद ट्रक खुल गया और अभिमन्यु कूदकर बाहर आ गया। उसने खुली हवा में राहत की सांस ली। तभी पीछे से प्रीति चिल्लाई, मतलबी इंसान, मुझे भी तो बाहर निकालो। अभिमन्यु ने उसे अपना हाथ दिया। प्रीति ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और वो भी बाहर कूदी। प्रीति ऐसा जोर लगाकर कूदी कि वो सीधे अभिमन्यु के ऊपर गिर पड़ी। अभिमन्यु जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम कितनी भारी हो, बिल्कुल भैंस की तरह। प्रीति अभिमन्यु को गुस्से से घूरने लगी। अभिमन्यु भी प्रीति को घूरे जा रहा था। एक बार फिर प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे की बाहों में थे। एक बार फिर उन्हें वही नज़दीकी का एहसास हुआ।
अभिमन्यु प्रीति को घूरते हुए उसकी आंखों में डूबा हुआ था। प्रीति भी अभिमन्यु को देखे जा रही थी कि अचानक उसे बहुत तेज गुस्सा आया। एक झटके में उसकी आंखों के सामने उसका अतीत कौंध गया। उसे अपने सामने एक शख्स दिखाई दिया, वो शख्स जिसे उसने पिछले 5 सालों से नहीं देखा था, वो शख्स जिसने इतने सालों तक उसके दिल और दिमाग को छलनी कर दिया था, वो शख्स जिसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये सब सोचकर उसे गुस्सा आ गया और वो झटके से उठ गई। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि अचानक प्रीति को क्या हो गया था। उसके बर्ताव से अभिमन्यु हैरान रह गया और बोला, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और गोदाम के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक गोदाम का दरवाज़ा खुला और वही आदमी प्रीति की तरफ पिस्तौल तान के खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने उस आदमी को देखा और प्रीति की तरफ भागा। अचानक उस आदमी ने प्रीति पर गोली चला दी। प्रीति चीखी और ज़मीन पर गिर पड़ी। अभिमन्यु ने ज़ोर से प्रीति का नाम पुकारा। तभी एक और गोली की आवाज़ आई और अभिमन्यु को लगी और वो भी ज़मीन पर गिर गया। प्रीति और अभिमन्यु दर्द में कराहते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और देखते देखते उनकी आंखें बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। क्या उस आदमी ने प्रीति और अभिमन्यु को मार दिया? क्या वो दोनों मर चुके हैं? अब क्या होगा? अब कौन बचाएगा चकिया गांव को? क्या होगा जब सरला देवी को उनके बेटे की मौत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखिए चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।